अच्छा, अब अगर हमें सपोज़ कोई डॉक्यूमेंट सर्च करना है बेस्ड ऑन सम क्वेरी, तो उसके लिए हमें ये देखना पड़ेगा कि कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो ज़्यादा रेलेवेंट हैं। तो एक तरीका तो ये हो सकता है कि हम टर्म फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कर लें, यानी कि वो टर्म जो हमने सर्च करा है वो डॉक्यूमेंट में कितनी दफ़ा आ रहा है। तो जितनी ज़्यादा दफ़ा आएगा तो वो डॉक्यूमेंट ज़्यादा रेलेवेंट होगी। तो अगर सपोज़ जैसे पहले हमने ऊपर देखा था कि बैग ऑफ वर्ड में कि नेशन वर्ड था, तो वो 5 टाइम्स आ रहा था। सही है। दिस इज़ कॉल्ड टर्म फ्रीक्वेंसी, कितनी दफ़ा वो वर्ड अगर हुआ है डॉक्यूमेंट में। लेकिन जब हम यूजुअली देखते हैं तो हम इसको नॉर्मलाइज़ कर देते हैं, और नॉर्मलाइज़ करने का तरीका ही होता है कि टोटल टाइम्स जो टर्म अकर हो रहा है डिवाइडेड बाय जो डॉक्यूमेंट में नंबर ऑफ़ टर्म्स हैं। सपोज़ पूरे डॉक्यूमेंट में 1000 वर्ड्स थे, और उन 1000 में से 5 टाइम्स जो है वो नेशन का वर्ड आ रहा था। तो दिस इज़ द रिलेटिव टर्म फ्रीक्वेंसी जो ज़्यादातर हम यूज़ करते हैं। दिस इज़ कॉल्ड रिलेटिव टर्म फ्रीक्वेंसी। रिलेटिव इसलिए कहते हैं क्योंकि हम पूरे डॉक्यूमेंट के रिस्पेक्ट से हम इसे नॉर्मलाइज़ कर रहे होता है। ठीक है, तो जिसकी रिलेटिव टर्म फ्रीक्वेंसी हम कह सकते हैं कि ज़्यादा आएगी, वो डॉक्यूमेंट जो है वो सपोज़ अगर नेशन 5 डॉक्यूमेंट्स में था, और 5 डॉक्यूमेंट्स में से सबसे ज़्यादा रिलेटिव फ्रीक्वेंसी जिसकी आएगी, तो वो डॉक्यूमेंट हम कहेंगे कि ज़्यादा हमारा रेलेवेंट डॉक्यूमेंट था जो हमें सर्च करना था, तो वो सबसे पहले उसको शो करेगा। सही, तो ये चीज़ हम यूज़ कर सकते हैं डॉक्यूमेंट की क्लासिफिकेशन या क्लस्टरिंग के लिए भी, टर्म फ्रीक्वेंसी। बट दिस इज़ नॉट द बेस्ट मेथड। हम जो ज़्यादातर यूज़ करते हैं दैट इज़ कॉल्ड इन्वर्स डॉक्यूमेंट फ्रीक्वेंसी। इन्वर्स डॉक्यूमेंट फ्रीक्वेंसी करता ये है कि ऐसे वर्ड्स जो कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जैसे हम टर्म फ्रीक्वेंसी की बात कर रहे हैं, तो टर्म फ्रीक्वेंसी में तो अगर सपोज़ कोई वर्ड था ध, तो इसकी टर्म फ्रीक्वेंसी तो बहुत ज़्यादा आएगी। ठीक है, तो क्योंकि ये बहुत ज़्यादा दफ़ा अगर हो रहा होगा डॉक्यूमेंट, और सारे डॉक्यूमेंट्स में ऐसा ही होगा। ठीक है, तो इसलिए हम कहते हैं कि सिर्फ हम रिलेटिव टर्म फ्रीक्वेंसी या टर्म फ्रीक्वेंसी यूज़ नहीं करते हैं, हम इन्वर्स डॉक्यूमेंट फ्रीक्वेंसी यूज़ करते हैं। इन्वर्स डॉक्यूमेंट फ्रीक्वेंसी का मतलब ये होता है कि ऐसे वर्ड्स जो कि कम इम्पॉर्टेंट हैं वो उनको वेटेज देता है, और वो वेटेज कम होता है ऑब्वियसली, और ऐसे वर्ड जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं उनका वेटेज ज़्यादा होता है। अब ये कैसे पता चलेगा कि कम इम्पॉर्टेंट कौन है और ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कौन सा है? एक अगर सपोज़ मैं कहती हूँ मेरे पास 5 डॉक्यूमेंट्स हैं, और उन पाँचों डॉक्यूमेंट्स में द का वर्ड आ रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि द इज़ नॉट मोर इम्पॉर्टेंट। हाँ, लेकिन अगर मैं कोई वर्ड सर्च करती हूँ, सपोज़ मैं कहती हूँ आईफोन, ठीक है सपोज़, तो ये आईफोन का वर्ड जो है वो हो सकता है कि 5 डॉक्यूमेंट्स में से 3 डॉक्यूमेंट्स में या 4 डॉक्यूमेंट, इतना ज़्यादा यूज़ नहीं होता ये वर्ड। ठीक है, तो ऐसे वर्ड्स जो कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, मैं कहूँगी आईफोन का वर्ड इज़ मोर इम्पॉर्टेंट दैन दिस द। ठीक है, तो ध की जो वेटेज होगा वो कम होगा, और आईफोन का वेटेज फिर ज़्यादा होगा। अब वो होगा किस तरह से, इसका फॉर्मूला है, हम करते ही हैं कि हम पहले देख लेते हैं कि अगर हमारे पास 5 डॉक्यूमेंट्स थे, तो 5 में से वर्ड द सारे 5 डॉक्यूमेंट्स में आ रहा था, तो इसकी इन्वर्स डॉक्यूमेंट फ्रीक्वेंसी वुड बी 5/5, दैट इज़ 1। ठीक है, तो इसका वेटेज हम कह देते हैं इसका 1 होगा। लेकिन अगर मैं आईफोन की बात कर रही हूँ और वो 5 में से सपोज़ 2 डॉक्यूमेंट्स में आता है, ठीक है, तो इसका वेटेज होगा वो ज़्यादा होगा। ठीक है, तो 5/2 वुड बी 2.5। तो हम कहते हैं कि इसका वेटेज होगा वो ज़्यादा होगा ध के रिस्पेक्ट से। और अगर इसी तरह हम कहते हैं कि हमारे पास 5 डॉक्यूमेंट हैं, और 5 में से सिर्फ एक डॉक्यूमेंट ऐसा है जिसमें वर्ड आईफोन आता है, तो इसकी इन्वर्स डॉक्यूमेंट फ्रीक्वेंसी वुड बी 5/1, दैट इज़ 5, जो कि बहुत ज़्यादा होगी। तो इसका मतलब है कि ये वर्ड जो है वो बहुत कम अकर होता है, तो दैट मीन्स कि ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और जो वर्ड हर डॉक्यूमेंट में अकर हो रहा है वो वर्ड इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो इसका मतलब है कि ध की जो वेटेज होगा दैट वुड बी 1, और दैट इज़ 5/5, और आईफोन का वेटेज वुड बी 5। ठीक है, तो दोनों में डिफरेंस पता चल रहा है कि जो वर्ड सबसे ज़्यादा अगर हो रहा है, यानी कि हर डॉक्यूमेंट में ही है, वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। लेकिन अगर कोई वर्ड जो है वो कम डॉक्यूमेंट में अगर हो रहा है, वो वर्ड ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो जब हम कोई वर्ड किसी क्वेरी को सर्च करते हैं, तो मैं अगर सपोज़ लिखती हूँ द आईफोन, तो वो या उससे पहले भी मैं कोई टर्म लिखती हूँ, वो हर टर्म को वेटेज देगा, और वो उस वेट के हिसाब से डॉक्यूमेंट्स लेकर आएगा,
ऐसे डॉक्यूमेंट जो ज़्यादा रेलेवेंट हो, ठीक है। तो वो ध को ऑब्वियसली वो वेटेज इतना नहीं देगा, लेकिन आईफोन को वो वेटेज देगा, सही है। तो दिस इज़ हाउ इट वर्क्स। तो हम करते ही हैं कि हम सिर्फ IDF तो यूज़ नहीं करते हैं, हम TF यानी कि टर्म फ्रीक्वेंसी जो हमने निकाली होती है और IDF दोनों को मिलाकर हम यूज़ करते हैं, सही है। तो इसका अच्छा लॉग हम ले रहे हैं, मैंने लॉग का नहीं बताया। लॉग हम इसलिए लेते हैं क्योंकि यूजुअली हमारे पास इतने कम डॉक्यूमेंट्स नहीं होते। हम गूगल सर्च करते हैं तो ऊपर लिखा हुआ आता है कि कितने मिलियन डॉक्यूमेंट्स उसने सर्च करके हमें दिखाएं। तो हमारे पास नंबर ऑफ़ डॉक्यूमेंट्स ऑब्वियसली ज़्यादा आते हैं, तो हम वेटेज जो है उसको नॉर्मलाइज़ करना होता है। नॉर्मलाइज़ करने के लिए हम लोग लॉग लेते हैं, ठीक है। इसकी आगे एग्जांपल भी है, वो देख लेंगे, लेकिन लॉग इज़ जस्ट फॉर नॉर्मलाइजेशन। तो अगर सपोज़ मेरे पास कोई टर्म है जो हमें सर्च करना, हम पहले उसकी टर्म फ्रीक्वेंसी निकालेंगे। इन्वर्स डॉक्यूमेंट फ्रीक्वेंसी से हमें पता चलेगा वो टर्म कितना इंपॉर्टेंट है, मल्टीप्लाई करेंगे दोनों को, और फिर जो इसका आंसर आएगा हम उसको यूज़ करेंगे फॉर फाइंडिंग आउट द डॉक्यूमेंट्स दैट आर मोर रेलेवेंट, ठीक है। तो इसकी एग्जांपल इस तरह से, अच्छा ये चार्ट से हमें पता चल रहा है कि ऐसे टर्म्स जो कि बहुत ज़्यादा अगर होते हैं, उनका जो IDF है, नंबर ऑफ़ डॉक्यूमेंट जिसमें बहुत ज़्यादा अगर हो रहा है, तो यहाँ पर नज़र आ रहा है कि ये जो इसका इन्वर्स डॉक्यूमेंट फ्रीक्वेंसी है कम होता जाएगा। लेकिन अगर कोई वर्ड जो है वो कम डॉक्यूमेंट में आ रहा है, उसका IDF बहुत ज़्यादा होगा, सही है। दिस इज़ विद द मैक्सिमम, जो भी हम देख रहे थे कि मैक्सिमम होगा अगर वो सिर्फ एक ही डॉक्यूमेंट में, बाकी किसी में नहीं है, सही। तो इसलिए हम यूज़ करते हैं टर्म IDF का। अच्छा, अब सपोज़ करते हैं कि हमारे पास एक डॉक्यूमेंट है जिसमें 100 वर्ड्स हैं, और उस 100 वर्ड्स में से वर्ड कैट हमें सर्च करना था, वो अपीयर होता है 3 टाइम्स। तो इसकी टर्म फ्रीक्वेंसी वुड बी 100 डिवाइड बाय 3 डिवाइड बाय 100, सही है। टोटल टर्म्स उसमें कितने थे? 3 आउट ऑफ डॉक्यूमेंट में, पूरे डॉक्यूमेंट में कितने टर्म्स है? दैट वाज 100, ठीक है। तो इसका रिलेटिव टर्म फ्रीक्वेंसी आ जाएगा 3/100, दैट इज़ 0.03। अच्छा, अब हम सिर्फ रिलेटिव टर्म फ्रीक्वेंसी तो नहीं देखेंगे। अब सपोज़ कर लेते हैं हमारे पास 10 मिलियन डॉक्यूमेंट्स हैं, और ये जो वर्ड है कैट का, ये अपीयर होता है उनमें से 1000 में अपीयर होता है, ठीक है। आउट ऑफ 10 मिलियन सिर्फ 1000 में वर्ड कैट अपीयर होता है। तो इन्वर्स डॉक्यूमेंट फ्रीक्वेंसी वुड बी नंबर ऑफ़ डॉक्यूमेंट दैट इज़ 10 मिलियन डिवाइडेड बाय 1000। जब दोनों को डिवाइड करेंगे आंसर वुड बी 10,000, सही। तो ऑब्वियसली हम इतना बड़ा वेट तो असाइन नहीं कर सकते हैं TF के साथ, तो हम करते ही हैं कि हम इसका लॉग ले लेते हैं। जब हम लॉग ले लेंगे तो ये नॉर्मलाइज़ हो जाएगा, और नॉर्मलाइज़ होने के बाद मेरे पास वेट वुड बी 4। तो TF IDF का आंसर वुड बी 4 मल्टीप्लाई बाय 0.03, दैट इज़ 0.12, ठीक है। तो दिस इज़ हाउ इट वर्क्स। हम पहले टर्म फ्रीक्वेंसी निकालते हैं, टर्म फ्रीक्वेंसी निकालने के बाद हम इन्वर्स डॉक्यूमेंट फ्रीक्वेंसी देखते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं दोनों को, तो हमारे पास आ जाता है उसका कि डॉक्यूमेंट कितना रेलेवेंट है। जिसकी ये वैल्यू ज़्यादा है कि TF IDF की, वो डॉक्यूमेंट उतना ही ज़्यादा रेलेवेंट होगा, सही। तो आगे इसकी एग्जांपल है, ये मैं सॉल्व करके बताती हूँ अभी, और इसके बाद वाली जो एग्जांपल है ये तुम लोग खुद से करोगे, सही है। अच्छा, तो हमें ये डेटा गिवन था एग्जांपल में। सबसे पहला काम तो हमें ये करना है कि हमें टर्म फ्रीक्वेंसी निकालनी है। अच्छा, हमारे पास टोटल नंबर ऑफ़ डॉक्यूमेंट्स 5 हैं। यहाँ पर डॉक्यूमेंट 1 2 3 4 5 मैंने यहाँ पर लिख दिया, और जो टर्म्स हैं जिनके ऊपर हमें रेलेवेंस फाइंड करनी है किसी डॉक्यूमेंट की, दैट आर दीज वर्ड्स: नेटो, क्रिकेट, शरीफ, मिसिंग एंड कोर्ट, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम टर्म फ्रीक्वेंसी निकाल लेते हैं, और टर्म फ्रीक्वेंसी हमारे पास बेसिकली टर्म फ्रीक्वेंसी ही गिवन है। ये बताया हुआ है कि डॉक्यूमेंट 1 में नेटो 4 टाइम्स आ रहा है, क्रिकेट 0 टाइम्स, शरीफ 3 टाइम्स। लेकिन हमें रिलेटिव टर्म फ्रीक्वेंसी निकालनी है। रिलेटिव टर्म फ्रीक्वेंसी क्या होती है कि टोटल नंबर ऑफ़ टर्म्स जो डॉक्यूमेंट में हैं, कितने डॉक्यूमेंट में टर्म्स हैं? 4 + 3 + 1, दैट इज़ 8, ठीक है। इसी तरह डॉक्यूमेंट 2 में हमारे पास टोटल नंबर ऑफ़ वर्ड्स कितना है? 7 8 9, ठीक है। इसी तरह यहाँ पर 8 हैं, यहाँ पे 7 है, और यहाँ पर 9 है, सही है। तो अब हमारे पास ये टोटल नंबर ऑफ़ टर्म्स आ गया जो डॉक्यूमेंट में है। तो टर्म फ्रीक्वेंसी या रिलेटिव टर्म फ्रीक्वेंसी क्या होगी? नेटो के लिए हो जाएगी 4 टोटल नंबर ऑफ़ डॉक्यूमेंट में जो वर्ड्स थे दैट वर 8, तो ये हो जाएगी 4/8, मैं यहीं लिख रही हूँ।
इसके लिए हो जाएगी 0, 0 ही रहेगा, ये 3/8 हो जाएगा, ये 1/8 और ये 0, ठीक है। इसी तरह यहाँ पर 1/9 एंड सो ऑन। तो मैं इसको आफ्टर डिवाइडिंग मैं इसको डेसिमल में जो नंबर्स आ रहे हैं वो लिख रही हूँ टिल 4 डिजिट्स, ठीक है। 4 डिजिट्स आफ्टर द पॉइंट, डेसिमल पॉइंट। सही, तो मेरे पास अब सबकी रिलेटिव टर्म फ्रीक्वेंसीज ये आ रही हैं। रिलेटिव टर्म फ्रीक्वेंसी हमने निकाल दी, तो अब हमें नेक्स्ट चीज़ जो निकालनी है दैट इज़ इन्वर्स डॉक्यूमेंट फ्रीक्वेंसी। ये हम जो सारा काम कर रहे हैं ये TF IDF के लिए कर रहे हैं। सही है, एक दफ़ा हमारे पास IDF आ जाएगा तो हम टर्म फ्रीक्वेंसी दैट इज़ दीज वैल्यूज़ इनसे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी TF IDF की, ठीक है। तो इन्वर्स डॉक्यूमेंट फ्रीक्वेंसी जब हम निकालते हैं तो वो हम सारी डॉक्यूमेंट्स का निकालते हैं। जब टर्म फ्रीक्वेंसी निकालते हैं तो वो एक डॉक्यूमेंट का निकलता है, ठीक है। एक डॉक्यूमेंट में कितने टर्म्स हैं उसको डिवाइड कर रहा होता है। जब हम इन्वर्स डॉक्यूमेंट फ्रीक्वेंसी निकालेंगे तो वो हम सारे डॉक्यूमेंट्स का निकालेंगे। इन्वर्स डॉक्यूमेंट फ्रीक्वेंसी क्या होती है? IDF इज़ टोटल नंबर ऑफ़ डॉक्यूमेंट्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ़ डॉक्यूमेंट्स जिसमें ये टर्म आ रहा है, ठीक है। तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ़ डॉक्यूमेंट्स 5 हैं और 5 में से कितने कितने ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जिसमें नेटो आ रहा है 1 2 3 एंड 4, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा 5/4, ये आ जाएगा 5/1 दैट इज़ 5, सही है। तो मैं यहाँ पे 5 लिख रही हूँ खाली। ये आ जाएगा 5/5 दैट इज़ 1, ठीक है। और ये आ जाएगा 5/3 दैट इज़ 1.667, यहाँ पे लिख रही हूँ 1.667। और ये आ जाएगा हमारे पास अगेन 5 में से 3 में है तो 1.667, ठीक है। 5/4 1.25 होगा। तो यहाँ पर मैंने हम सबकी इन्वर्स डॉक्यूमेंट फ्रीक्वेंसी निकाल दी है। अब जो नेक्स्ट काम हमें करना है वो टर्म फ्रीक्वेंसी को इससे मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। मैं लिख रही हूँ IDF। अच्छा, अब सपोज़ करते हैं कि हमें कोई टर्म सर्च करना है, सही है। अब ये चीज़ होती कहाँ पर यूज़ है? जहाँ पर हमें डॉक्यूमेंट्स को रैंक करना होता है इन टर्म्स ऑफ रेलेवेंस कि कौन सा डॉक्यूमेंट कितना रेलेवेंट है। सपोज़ मुझे सर्च करना था शरीफ और कोर्ट, ये 2 वर्ड्स जो हैं वो सर्च कर रहे हैं मैंने कि किन डॉक्यूमेंट्स में ज़्यादा फ्रीक्वेंटली आ रहा है, सही है। तो मैं सिंपल क्या करूँगी, मैंने यहाँ पे TF या टर्म फ्रीक्वेंसी निकाला हुआ है, मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूँगी इसके IDF से। तो मैं यहाँ पर लिखती जाती हूँ मेरे पास वैल्यूज़ क्या आ रही हैं। 0.375 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो यही आएगा, तो ये पूरा कॉलम एज इट इज़ आ जाएगा। और जब कोट को करेंगे 0 को मल्टीप्लाई करेंगे 1.667 से, 0.33 को करेंगे इसी तरह 0.125 पॉइंट सो ऑन से। तो मैं यहाँ पर इनकी IDF की वैल्यूज़ लिख रही हूँ, सही। तो आफ्टर मल्टीप्लाई मेरे पास वैल्यू आ रही है 0.33 को मल्टीप्लाई कर देंगे 1.667 से तो ये आ रही है 0.55, ये आ रही है 0.2083 और यहाँ पर भी आ रही है 0.555, सही है। तो ये हमारे पास TF मल्टीप्लाई बाय IDF की वैल्यूज़ मैंने ब्रैकेट में लिखी हैं, इसे मैं यहाँ पर बता देती हूँ। दिस इज़ TF मल्टीप्लाई बाय IDF, सही। तो सिंपल सा काम है। अब हमें क्या करना है, मुझे ये दोनों टर्म्स को देखना था। मैं यहाँ पर मल्टीप्लाई करके नहीं लेगा क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई बाय 1 होगा तो यही वैल्यूज़ वापस आ जाएंगी। तो अगर अब मैं रैंकिंग करना चाह रही हूँ कि कौन सा पेज जो है वो ज़्यादा या कौन सा ऐसा डॉक्यूमेंट है जो ज़्यादा रेलिवेंट होगा, मैं यहाँ पर वैल्यूज़ लिख रही हूँ आफ्टर एडिंग दैम। 0.375 प्लस 0 तो ये कितना आ जाएगा 0.375, सही है। इसी तरह 0.11 प्लस 0.555 तो ये आ जाएगा 0.666। थर्ड वाला आ रहा है मेरे पास 0.4583। जब हम 0.25 और 0.2083 को ऐड करेंगे उसके बाद 0.5714 और लास्ट वाले का आ रहा है 0.77। तो जो सबसे लास्ट डॉक्यूमेंट है ये मेरे पास सबसे मोस्ट रेलेवेंट है, यानी कि ये नंबर 1 पे ये होगा जब मैं सर्च करूँगी इन दोनों टर्म्स को। नंबर 2 पर मेरे पास आ रहा है 0.66 दैट इज़ द सेकेंड डॉक्यूमेंट।
इसी तरह नंबर 3 पे मेरे पास आ रहा है 0.5714, दैट इज़ दिस डॉक्यूमेंट। और उसके बाद फिर डॉक्यूमेंट नंबर 3 दैट इज़ दिस, और सबसे लास्ट में डॉक्यूमेंट नंबर 5। अच्छा, अब इसमें एक चीज़ जो देखने की है, हमने जो IDF को यूज़ करा है, इससे हुआ ये है कि क्योंकि शरीफ सारे डॉक्यूमेंट्स में अकर हो रहा है, तो इसका मतलब है इट इज़ नॉट मोर रेलेवेंट, ठीक है, क्योंकि ये इतना इम्पोर्टेंट वर्ड नहीं है। अब ये जब रैंकिंग कर रहा है पेजेस की, ये दोनों के हिसाब से कर रहा है, यानी कि शरीफ भी और कोड भी। तो यहाँ पर ये जो शरीफ को वेटेज दे रहा है दैट इज़ लेस, जबकि ये जो कोड को वेटेज दे रहा है दैट इज़ मोर, 1.667, इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम। तो दैट मीन्स कि ऐसे डॉक्यूमेंट जिसमें कोड अकर हो रहा है वो ज़्यादा हमारे लिए इम्पोर्टेंट होंगे बजाय इसके कि जिसमें शरीफ अकर हो रहा है, ठीक है। तो दिस इज़ हाउ इट वर्क्स। TF और IDF ये यूज़ किया जाता है जब हमें डॉक्यूमेंट्स को क्लस्टर करना होता है, उन्हें क्लासीफाई करना होता है, उनकी रैंकिंग करनी होती है कि कौन सा डॉक्यूमेंट ज़्यादा रेलिवेंट है। हम अगर ये फाइंड आउट करना होता है, दिस इज़ द मेथड जिससे हम लोग ये सारा काम कर रहे होते हैं TF IDF से।